और अब बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। पंजाब पुलिस ने एक बार फिर दिल्ली तक अपनी गाड़ी दौड़ा दी है। पंजाब पुलिस ने सुबह सुबह दिल्ली से बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार कर लिया। बग्गा पर साइबर सेल में मामला दर्ज किया गया है और उन पर केजरीवाल के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है। बग्गा की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी नेता केजरीवाल और पंजाब सरकार पर टूट पड़े हैं और इसे सत्ता का गलत इस्तेमाल ठहराया है। तेजिंदर बग्गा दिल्ली से लेकर पंजाब सरकार तक पर तीखे बयानों देते रहे हैं और अब मामला कोर्ट कचहरी तक जा पहुंचा है। मोहाली थाने में दर्ज ये केस केजरीवाल के खिलाफ विवादित बयान देने का यह पूरा मामला मार्च महीने में कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री न करने को लेकर सीएम केजरीवाल ने दरअसल विधानसभा में बयान दिया था, जिस पर खूब बवाल मचा था और इसी पर बग्गा ने एक ट्वीट किया था जिस पर आपत्ति आम आदमी पार्टी की तरफ से जताई गई थी और उसके बाद से ही निशाने पर वो आम आदमी पार्टी की तरफ से लिए जा रहे थे। पंजाब पुलिस ने फिलहाल दिल्ली आकर बग्गा को गिरफ्तार कर लिया है। आज तक से खास बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने ये इस बात से इनकार किया था कि मेरे खिलाफ अगर कोई बात बोलता है तो उसकी गिरफ्तारी होगी। उन्होंने कहा अभी उनको इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है केजरीवाल के खिलाफ विवादित बयान का तेजिंदर बग्गा पर आरोप और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी। अब बीजेपी इसको कह रही है सत्ता का बेजा इस्तेमाल कर रही है केजरीवाल। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जनकपुरी थाने में और हमारे साथ बात करने के लिए तेजिंदर पाल बग्गा के पिता मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीतपाल सिंह बग्गा है। प्रीतपाल जी, क्या हुआ था, पूरी बात बताइए। सर, हम लोग सवेरे चाय पानी पी के आराम से बैठे थे, इतने में दरवाजा नॉक किया, देखा तो दो पुलिस वाले जो आगे भी हमारे यहाँ आ चुके हैं नोटिस करें, वो अंदर आए। मैंने उनको बिठाया, पानी दिया, चाय पूछी, वहां पे बैठ के बातचीत कर ही रहे थे। तेजिंदर पास बैठा है। इसके बाद 1 मिनट के बाद बाहर से दरवाजा खुला और 10-15 पुलिस वाले ये अंदर घुस गए। कहाँ के पुलिस वाले? पर सारे पंजाब पुलिस वाले थे। पंजाब, यहाँ दिल्ली पुलिस का कोई बंदा नहीं था, कुछ नहीं था उसमें। ये जबरदस्ती अंदर घुस गए। इन्होंने उसको खींच के घसीटना शुरू कर दिया। इसने कहा कि मेरे को सर पे कम से कम कपड़ा बांध लेने दो। उन्हें नहीं सी, वो उसको खींच के ले गए। उसके बाद मैं कमरे में गया, अपना फोन उठाया, उसकी वीडियो लेने लगा तो मेरे को वीडियो नहीं लेने दी, मेरे को मुंह के ऊपर पंच किया और जबरदस्ती मेरे को कंधा पकड़ के बिठा दिया। उसके बाद उसने कुछ पंजाब पुलिस कर रही? जी, पंजाब पुलिस ही थी वहाँ। दिल्ली पुलिस एक भी पुलिस नहीं थी। दिल्ली पुलिस को तो खबर तक नहीं है। जी, उसके बाद उन्होंने वो मेरा फोन लिया और उसके बाद एक एक करके उसको खींच कर बाहर ले गए। पीछे से शायद कोई पुलिस वाले ने कोई कपड़ा उठाया है सर के लिए, उसके लिए वो उसको दिया नहीं दिया मेरे को कोई जानकारी नहीं है। कितने बजे? ये लगभग 8:30 से 8:45 बजे की बात। कुछ बताया उन्होंने? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। इन बातचीत नहीं की, बस पकड़ा घसीटा और ले गए। बस पकड़ा घसीटा और ले गए। ठीक है। और आपके परिवार के कौन कौन लोग घर में? इस समय कोई नहीं है, मैं और तेजिंदर ही घर पर थे। अच्छा, घर? हाँ, उनकी माँ मुजफ्फरपुर बिहार गई हुई है, उनकी बहन, उनकी भांजी सभी समय वहाँ गए हुए हैं बिहार में। जी, तो आप देख सकते हैं तेजिंदर पाल बग्गा के पिता का कहना है कि कोई दिल्ली पुलिस के जवान उस वक्त वहां पे मौजूद नहीं थे। इनको भी पंच मारा गया और अचानक से उठा के तकरीबन 8:30 बजे के आसपास उनके घर पर पुलिस पहुंचती है और तेजिंदर पाल बग्गा को लेकर चली जाती है। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो आपको बता दें, बड़ी खबर जिस तरीके की आ रही है, फिलहाल उनको गिरफ्तार किया गया है, बीजेपी निशाने पर ले रही है, लेकिन परिवार वाले क्या कह रहे हैं वो भी हमने आपको सुनवाया। बग्गा की गिरफ्तारी के बाद थाने पहुंचे हैं उनके पिता, क्योंकि अभी आपने खास बातचीत भी सुनी उनके साथ। उन्होंने कहा कि आराम से आकर बैठे थे, पंजाब पुलिस के ही सारे लोग थे। जनकपुरी थाने पहुंचे हैं पिता उनके प्रीतपाल बग्गा। वहां जाकर पंजाब पुलिस पर प्रीतपाल बग्गा का आरोप, जो पहले भी उन्होंने अभी बातचीत में लगाया कि वहां बैठने के बाद मेरे चेहरे पर पुलिस वालों ने घूंसा मारा। अब ये बात भी प्रीतपाल कह रहे हैं कि मेरे चेहरे पर पुलिस वालों ने घूंसा मारा, उसके बाद वहां से तेजिंदर बग्गा को ले गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें। अब देखिए पंजाब पुलिस के निशाने पर कौन कौन है। तेजिंदर सिंह बग्गा दिल्ली से गिरफ्तार हुए हैं, वहीं अलका लांबा कांग्रेस के नेता, रोपड़ में उनकी पेशी है। कुमार विश्वास रोपड़ में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। तो
पंजाब पुलिस के निशाने पर अब सीधे तौर पर ये 3 चेहरे जो आपको दिख रहे हैं। वहीं चंडीगढ़ मोहाली से पंजाब पुलिस लगातार दिल्ली आ रही है और आज बीजेपी नेता बग्गा को उठाया गया है। तो इससे पहले केजरीवाल के करीबी रहे कुमार विश्वास और अलका लांबा को कानूनी नोटिस थमाया गया था और कोर्ट में उन्हें पेश तक होना पड़ा था। बीजेपी इसे बदले की राजनीति बता रही है। तो आप सरकार का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है, यानी कि चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक शिकंजे पर सियासत गर्म है। अब इस पूरे मामले पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। बीजेपी की तरफ से क्या कहा जा रहा है, सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश तेजिंदर बग्गा पे हुई कार्रवाई की कड़ी शब्दों में निंदा करती है। जिस प्रकार से पंजाब की पुलिस आज सुबह आई और तेजिंदर बग्गा को उठा के ले गई, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अरविंद केजरीवाल साहब, जिस प्रकार से आप अपने विरोधियों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तेजिंदर बग्गा के खिलाफ आपने कार्रवाई करी और उससे पहले आपने नवीन कुमार को नोटिस के ऊपर एफआईआर करी, उससे पहले आपने कुमार विश्वास के ऊपर, उससे थोड़े दिन पहले आपने अलका लांबा के ऊपर। जिस प्रकार से आप तमाम अपने राजनीतिक विरोधियों को जो दबाने की कोशिश कर रहे हो, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सत्येंद्र चौहान हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। और सत्येंद्र, देखिए, सीधे तौर पर बीजेपी से कह रही है कि बदले की भावना से ये कार्रवाई हो रही है। आम आदमी पार्टी ये जरूर कह रही है कि ये तो कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन ये दरअसल हुआ क्यों? पूरा मामला जरा बताइए, क्योंकि 1 अप्रैल को एफआईआर जो है वो दर्ज हुई थी और आज 6 तारीख है जब गिरफ्तारी हुई। देखिए, 30 मार्च को दिल्ली के अंदर एक प्रोटेस्ट किया गया था अरविंद केजरीवाल के घर पर, जिसमें तेजिंदर बग्गा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। और कश्मीर फिल्म्स के मसले पर जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बयान दिया था, तो उसके खिलाफ में ये प्रोटेस्ट दिल्ली में जारी किया गया था। उसके बाद तेजिंदर बग्गा ने कई ट्वीट किए थे, तो उसके आधार पर 4 अप्रैल को पंजाब के मोहाली में सनी सिंह आहलूवालिया, जो कि आम आदमी पार्टी के एक वॉलंटियर हैं, उन्होंने लिखित में एक शिकायत दी थी और उस शिकायत में उन्होंने कहा था कि तेजिंदर बग्गा ने लोगों को धार्मिक भावनाओं और समाज में बांटने की कोशिश की है और उसी के आधार पर 153A 505 अफवाह या फिर किसी के खिलाफ कुछ लेख या कुछ झूठी खबरें फैलाना, प्रसारित करना, 506 किसी को धमकी देना, 153A 505 506, ये वो 3 धाराएं हैं जो पंजाब के मोहाली की साइबर पुलिस ने 4 अप्रैल को एफआईआर में दर्ज की थी। इसके बाद दिल्ली में एक बार दबिश दी गई थी, लेकिन उस समय पर तेजिंदर सिंह बग्गा लखनऊ गए हुए थे और उस समय पर भी तेजिंदर बग्गा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से लगातार ट्वीट किए गए थे और ट्वीट करके ये कहा गया था कि तेजिंदर बग्गा ना डरेंगे, ना झुकेंगे, ना रुकेंगे। और आज भी जिस तरीके से ट्वीट्स की सीरीज चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन अर्पिता, यहाँ पर यह बात भी बतानी होगी कि इससे पहले कवि कुमार विश्वास, उनके ऊपर भी पंजाब के रोपड़ में मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस की नेत्री अलका लांबा, उनके खिलाफ भी रोपड़ में मामला दर्ज किया गया है। कुमार विश्वास को हालांकि पूरे मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। तो अलका लांबा का केस आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आज ही सुना जाना है। कुमार विश्वास को गिरफ्तारी से रोक लगा दी गई थी और उसके बाद अलका लांबा कांग्रेस अध्यक्ष और तमाम कांग्रेस के नेताओं को लेकर रोपड़ पुलिस थाने पहुंची थी। वहां पर काफी हो हल्ला हुआ था, लेकिन पुलिस ने उनको... सत्येंद्र, रहिए जरा आप साथ। जनकपुरी थाने में ये जो तस्वीरें अब से थोड़ी देर पहले हम आपको दिखा रहे थे, वहां पर पुलिस को बैठा कर रखा गया है। पंजाब पुलिस के लोग हैं। हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो ताजा जानकारी दे देंगे। हिमांशु, आप जनकपुरी थाने में ही मौजूद है, वहां पर किसको क्यों बैठा कर रखा गया है? देखिए, यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर जैसे ही जो उनके पिता हैं वो थाने के अंदर मौजूद हैं, प्रीतपाल, जो तेजिंदर बग्गा के पिता हैं, उनसे हमने जब बात की तो उनका ये कहना था कि तकरीबन 8 से 8:30 के बीच अचानक से पहले 2 पुलिस वाले अंदर आते हैं, आराम से बैठ के बातचीत होती है। इसी दौरान अचानक से 15 से 20 पुलिस वाले अंदर घुसते हैं और जब वो तेजिंदर बग्गा को ले जाने लगते हैं, उनके पिता बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पंच भी मारा जाता है। और उसके बाद फिर तेजिंदर बग्गा को जब वो ले जाते हैं तो उनके पिता
पिता यहाँ पर आते हैं और इस बीच पुलिस को जब इंफॉर्मेशन मिलती है तो 3 पंजाब के जो पुलिस वाले हैं वो यहाँ पर अंदर उनको एसएचओ के कमरे में बैठे हैं। कुछ लोग हैं जो तेजिंदर बग्गा के साथ यहाँ पर उनके पिता के साथ उनकी मदद के लिए यहाँ पहुंचे हुए। सर क्या नाम है आपका? आशीष सूद। सर क्या हुआ पूरा मामला, अंदर क्या कुछ चल रहा है? उनके पिताजी गए हैं, शिकायत देने आए हैं? हाँ, उनके पिताजी के साथ दिल्ली की पुलिस पंजाब की पुलिस ने मारपीट की है, तथाकथित पुलिस ने मारपीट की है, उनको घायल किया, उनका फोन छीन के ले गए और तेजिंदर को जबरदस्ती उठा के ले गए हैं। तो यहाँ पर जो पंजाब पुलिस के लोग हैं वो यहाँ पर अंदर बैठे हुए हैं और जानकारी मिल पा रही है कि तेजिंदर बग्गा को कहाँ तक पुलिस लेके जा पाई है? देखिए, पुलिस अपने प्रशासनिक तौर तरीकों से पता करने का प्रयास कर रही है कहाँ लेके गए हैं, मगर जो केजरीवाल जी कहते थे एक बार पुलिस आने दो सब ठीक कर दूंगा, तो पुलिस उनके पास आ गई है तो ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर अच्छी खासी उनके जो समर्थक हैं थाने में यहाँ पर मौजूद हैं। तेजिंदर बग्गा का पिता का कहना था कि वो और तेजिंदर सुबह के वक्त अकेले ही थे क्योंकि तेजिंदर की माँ जो है वो बिहार गई हुई है और यहाँ पर वो अकेले थे और उसके बाद जैसे ही जानकारी मिली लोगों ने ट्वीट करना शुरू किया और थाने में उनके कुछ समर्थक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा जो जिले के डीसीपी हैं वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के वो यहाँ पर पहुंच गए हैं और बातचीत की जा रही है। अब देखा जा रहा है इस पूरे मामले में कि क्या कुछ निकल कर आ पाता है। पुलिस अभी फिलहाल जो दिल्ली पुलिस है वो अभी इस पूरे मसले पर कुछ नहीं कह रही। हमने बात करने की कोशिश की लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अर्पिता नहीं आया है। इस बीच कोशिश की जा रही है लोकेट करने को जो पंजाब पुलिस लेकर के गई है, क्या एफआईआर दर्ज है, कब वो आई, क्योंकि उनके पिता जो तेजिंदर पाल बग्गा के पिता हैं अर्पिता, उन्होंने हमने जब पूछा तो उनका कहना था कि एक भी दिल्ली पुलिस का जवान पंजाब पुलिस के साथ मौजूद नहीं था और यही शिकायत लेकर के आए हैं वो और उनका कहना है कि उनको पंच मारा गया और इसके बाद उनका फोन भी उनसे ले लिया गया। तो ये तमाम शिकायतों के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनके कई सारे लोग समर्थक भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अब देखते हैं कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है क्योंकि 2 स्टेट की पुलिस के बीच का मामला है। किस तरीके से क्या एफआईआर थी और किस तरीके से पुलिस अरेस्ट करने आई थी, ये सारी जो लीगल चीजें हैं, जो लीगल टेक्निकल चीजें हैं, इस पे फिलहाल पुलिस डिस्कस कर रही है, बातचीत कर रही है। आज देश के ऐतिहासिक विवाद में बड़ा दिन है। दरअसल वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में आज कुछ ऐसा एक्शन होने जा रहा है जिससे ये विवाद सुलझने की तरफ बड़ा कदम बढ़ सकता है। श्रृंगार गौरी और दूसरे विग्रहों की सही स्थिति पता लगाने के लिए आज कोर्ट के आदेश के बाद पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे होना है। हिंदू पक्ष का दावा है जहां ज्ञानवापी मस्जिद मौजूद है उसके अंदर ही श्रृंगार गौरी और दूसरे विग्रह मौजूद हैं, लेकिन मस्जिद पक्ष सर्वे नहीं कराने को लेकर अड़ गया है। अब से कुछ घंटे बाद पहली बार वाराणसी में श्रृंगार गौरी और दूसरे विग्रहों का सर्वे बाबा विश्वनाथ धाम और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में होने जा रहा है। इसके लिए दोपहर 3 बजे से सूर्यास्त तक का वक्त तय किया गया है, जिसमें अदालत की तरफ से नियुक्त वकील कमिश्नर सर्वे करेंगे और देखेंगे कि श्रृंगार गौरी और दूसरे विग्रहों की स्थिति क्या है। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रृंगार गौरी का विवाद क्या अयोध्या के बाद एक और विवाद के जन्म की शुरुआत है? हम इस वक्त उसी परिसर के बाहर हैं। शुक्रवार को यहाँ पर वकील कमिश्नर आएंगे और अंदर इस बात का सर्वे करेंगे कि कहां पर है माता श्रृंगार गौरी का वो चबूतरा, वो मंदिर। लेकिन ये सर्वे इतना आसान नहीं है। ज्ञानव्यापी मस्जिद के इंतजाम का जिम्मा जिस संस्था के पास है उसका कहना है कि अदालत ने मस्जिद में वीडियोग्राफी और सर्वे का आदेश नहीं दिया है क्योंकि जिस जगह का दावा किया जा रहा है उसका कोई नक्शा है ही नहीं, इसलिए वो मस्जिद में सर्वे की इजाजत नहीं देंगे। कोर्ट ने कोई भी ऑर्डर ये नहीं किया है कि ज्ञानवापी मस्जिद में घुस करके कोई चीज आप वीडियोग्राफी करावें, क्योंकि खुद उनके मुताबिक अभी तक यही कहा जा रहा है कि जो माँ श्रृंगार गौरी का जो मूर्ति है वहाँ पर वह मस्जिद के वेस्टर्न दीवार के बाहर है। तो अगर बाहर है तो मंदिर में घुसने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मंदिर में मस्जिद में घुसने के लिए कोई कोर्ट ने कोई ऑर्डर किया ही नहीं है। इस केस में एक नया मोड़ तब आया जब 18 अगस्त 2021 को एक नया पक्ष स्थानीय अदालत में गया और उसने गौरी गणेश सहित दूसरे देवी देवताओं की पूजा का अधिकार मांगा। अभी साल में एक बार ही गौरी गणेश की पूजा की इजाजत है।
अब पूजा तो हम लोग संभव हो सका है प्रतिदिन करने का, लेकिन अभी जो हम लोग की काफी मूर्तियां हैं, माँ सिंगार गौरी हैं और नंदी जी हैं, गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, बहुत सी ऐसी मूर्तियां हैं जो वो अंदर है, कॉरिडोर के अंदर है, उसके जो बैरिकेटर बना हुआ है उसके अंदर है। अदालत ने विवाद को सुलझाने के लिए पूरे परिसर की वीडियोग्राफी और सर्वे का आदेश क्यों दिया, इसे भी समझिए। तो ऐसा कोर्ट का आदेश है और उत्तर प्रदेश सरकार उस आदेश का पालन कराएगी। या मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार कोर्ट के आदेश को पालन कराने में सक्षम है, करा देगी। क्या ये जो मस्जिद परिसर है ज्ञानवापी उसके भीतर है? मस्जिद में नहीं है, ब्रैकेटिंग के अंदर कर दिया गया है, मंदिर को घेर करके ब्रैकेटिंग के अंदर कर दिया गया है, उसके अंदर है। माना जा रहा है कि इस वीडियोग्राफी और सर्वे के बाद अगर कोर्ट गौरी गणेश और दूसरे विग्रह सहित तहखाने पर कोई राय बनाता है तो फिर ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर का ऐतिहासिक विवाद किसी निर्णायक स्थिति की ओर मुड़ जाएगा। कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। रूस यूक्रेन जंग के लगातार दौर के बीच पुतिन अब ऑपरेशन ब्लैकआउट से विजय का प्लान कर रहे हैं। पुतिन यूक्रेन में 2 जगहों पर हमला कर रहे हैं। इसमें पहला है रेलवे स्टेशन और दूसरा बिजली घर। अब सवाल यह है कि आखिर पुतिन यूक्रेन में अंधेरा क्यों करना चाहते हैं? उसकी बत्ती गुल करके वो कैसे यूक्रेन की जंग जीतेंगे? हालात ये है कि यूनाइटेड किंगडम ने 570 जनरेटर को यूक्रेन के लिए रवाना किया है। यूक्रेन में रूस अनाज के गोदाम तबाह कर रहा है। रूसी मिसाइल यूक्रेन के रॉकेट बैटरी सिस्टम को निशाना बना रही है। युद्ध में रूस यूक्रेन के केमिकल प्लांट को टारगेट कर रहा है। पुतिन यूक्रेन में चलते फिरते पुल पर भी हमला कर रहे हैं। यूक्रेन को झुकना ही होगा। इस प्लान पर रूस की सेना ने काम करना शुरू भी कर दिया है। ये रहा उसका सबूत। आग की ये भयानक तस्वीर यूक्रेन की है, जहां पर फायर ब्रिगेड आग को बुझाने की कोशिश कर रही है। ये यूक्रेन का एक पावर स्टेशन है जो रूस के हमले के बाद से जल रहा है। ये हमला इतना बड़ा था कि देखते ही देखते बिजली घर का ट्रांसफार्मर आग की चपेट में आ गया। ये देखिए, इस आदमकद ट्रांसफार्मर पर पानी की बौछार करने के बावजूद आग शांत होने के लिए तैयार नहीं है। अब यूक्रेन के एक और शहर चलिए, जहां पर एक रेलवे स्टेशन पर रूस के हमले की वजह से तबाही मच गई। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन के अंदर से काला धुआं निकल रहा है। अब यहाँ 2 सवाल उठते हैं। पहला, रूस यूक्रेन के बिजली घरों को क्यों तबाह कर रहा है और क्यों रूसी मिसाइलों के निशाने पर यूक्रेन की ट्रेन और रेलवे स्टेशन है। रूस ने खार्किव के अम्यूजमेंट पार्क में जमकर बम बरसाए, जिसमें ये रहा उसका प्ले एरिया, जहां कभी खार्किव शहर के बच्चे खेलने के लिए आते थे। लेकिन रूस ने इस जगह बम गिराकर उसे तबाह कर दिया। गनीमत ये रही कि हमले के वक्त यहाँ कोई बच्चा मौजूद नहीं था, वरना एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता। रूस के रक्षा मंत्री ने नाटो देशों को सीधी धमकी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए तो अब रूस उन गाड़ियों पर हमला करेगा जिनमें ये हथियार ले जाए जा रहे होंगे। ये कोई पहली बार नहीं है जब रूस की तरफ से नाटो को चेतावनी दी गई हो। इससे पहले भी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी नाटो को इस युद्ध से दूर रहने की नसीहत दे चुके हैं। लेकिन अमेरिका और नाटो ये बात मानने को तैयार नहीं है और उसकी तरफ से लगातार हथियारों की सप्लाई यूक्रेन को हो रही है। ये दुनिया की सबसे ताकतवर होवित्जर तोप है, जिसे अमेरिकी सेना खास तौर से यूक्रेन को देने के लिए विमान में लोड कर रही है। अमेरिका की ओर से यूक्रेन को 155 mm की 18 होवित्जर तोप दी गई है, ताकि वो रूस को गहरे जख्म दे सके। रूस ने इससे बचने के लिए यूक्रेन की इस तरह की सप्लाई लाइन को काटने का फैसला कर लिया है। इसीलिए हाल फिलहाल उसने यूक्रेन के बिजली घरों को निशाना बनाना तेज कर दिया है। अगर हम बिजली आपूर्ति की बात करें तो रेलवे सब स्टेशनों पर हमले गंभीर थे। सभी ट्रेनें देरी से चल रही हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा काम वहां शुरू कर दिया है।
अभी थोड़ी सी रुकावट है, लेकिन जल्द ही बिजली सप्लाई दोबारा से शुरू हो जाएगी। हर संभव प्रयास करेंगे कि लवीव से जरूरी सामान की सप्लाई अन्य जगहों तक पहुंच सके। पोलैंड के पास यूक्रेन का लवीव शहर खास तौर से रूस के निशाने पर, यहीं से नाटो के हथियार पूरे यूक्रेन में सप्लाई होते हैं। इस गेटवे को बंद करने के लिए रूस जुट चुका है और वो अब तक पूर्वी यूक्रेन के 6 रेलवे स्टेशनों को निशाना बना चुका है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि रूस ने हाल ही में 40 सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया है, जिसमें 4 वो डिपो हैं जहां यूक्रेनी सेना के हथियारों का जखीरा रखा हुआ है। आर्टिलरी यूनिट ने 32 कमांड पोस्ट, 5 गोला बारूद डिपो, 403 ऐसी जगहों पर उनका दबदबा है जहां पर सैनिक और सेना से जुड़ा सामान है। इसके साथ यूक्रेन की 51 आर्टिलरी जगहों पर हमले हुए हैं। करीब 600 नागरिकों और 61 हथियारों की यूनिट और सैन्य सामान नष्ट हुए हैं। रेलवे स्टेशन के अलावा रूस के निशाने पर यूक्रेन के हाईवे भी है, जिसे तबाह करके रूस की कोशिश हथियारों की सप्लाई रोककर यूक्रेन को कमजोर करके उसे झुकाने की। इसीलिए पुतिन रेलवे स्टेशनों के अलावा बिजली घरों पर रॉकेट और मिसाइल दाग रहे हैं, ताकि यूक्रेन में रेल यातायात को पंगु करके यूक्रेन को घुटनों पर लाया जा सके। आज तक ब्यूरो।